गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर लिया था, 11 भी कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद में हम लेते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट आ रहा है। बच्चों, अपने पास जो यूनिट 10, 11, 12, 13 ये जो हैं, इनमें क्या होता है, पर्टिकुलर कंपाउंड्स दिए हुए हैं। कंपाउंड मतलब क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। जैसे बात करें अध्याय नंबर 10 में जो था वो क्या था, हेलो एल्केन हेलो एरीन था, जिसमें हेलोजन वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता था। फिर अपन ने अध्याय नंबर 11 देखा, चैप्टर नंबर 11 देखा, तो उसका नाम था एल्कोहल फिनोल ईथर, यानी ऐसे यौगिकों का अध्ययन करना था जिसमें एल्कोहलिक समूह हो OH, जिसमें फिनोलिक समूह हो, जिसमें ईथर हो। और उन्होंने अपन ने किया क्या था, मूल 2 काम किए थे। एक तो उन यौगिकों को बनाया कैसे जाता है, उन यौगिकों को बनाया कैसे जाता है, और दूसरा ये कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे करते हैं। ठीक है, इसके साथ में भौतिक गुण, अम्लीय सामर्थ्य, ये तो उसके साथ में चलने वाले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके साथ में चलते हैं ये। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में भी अपने को देखना क्या है, इस चैप्टर में देखना अपने को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखने हैं। इसमें भी ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पार्ट फर्स्ट मानेंगे। पार्ट सेकंड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एल्डिहाइड क्या है। ठीक है बच्चों, एल्डिहाइड वे यौगिक हैं जिनमें ये समूह होता है, यानी C डबल बॉन्ड O के कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो। इधर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकती है। स्लेश का मतलब है कि या तो H होगा या R होगा। ऐसी कंडीशन में इसको कहेंगे एल्डिहाइड। बच्चों, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, एक क्रियात्मक समूह है, जिसकी पहचान क्या है, C डबल बॉन्ड O पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, यस। दूसरा अपने पास होता है कीटोन। कीटोन बच्चों, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कोई R हो, इधर भी कोई R हो, मतलब कोई एल्किल फेनिल ऐसा हो। यहाँ पर फेनिल समूह भी हो सकता है जिसको अपन AR कहते हैं, एरिल, इधर भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई है तो इसको कहते हैं कीटोन। इसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड होता है, उस पर एक OH होता है। इधर H भी हो सकता है, इधर R भी हो सकता है, इधर AR भी हो सकता है। ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। अपनी इस चैप्टर में एक शब्द और आएगा, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड तथा कीटोन को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है कार्बोनिल यौगिक। यस, कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। तो याद रखना, कहीं भी मैं कार्बोनिल कंपाउंड यूज में ले रहा हूं, मैं ये कहूं कि एक कार्बोनिल यौगिक, तो आपको ये समझना है कि या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, तो उसको कहेंगे कार्बोनिल यौगिक। ठीक है बच्चों, ये हुआ, ये C डबल OH होता है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपने को इस लेसन नंबर 12 में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी करनी है।
ये अपने पास एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है, दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। और ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, ये पहचान हो गई। इसके बाद में अपने पास आता है नोमेनक्लेचर। यस, नोमेनक्लेचर बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पहले से ही। नोमेनक्लेचर में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इनके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ सामान्य नाम बताता हूँ जो बहुप्रचलित हैं, और उन्हीं के नाम से क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जब क्वेश्चन देता है तो वही नाम देता है, सामान्य नाम देता है। जैसे देखो, छोटा सा एल्डिहाइड है HCOH। बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये H, ये कार्बन, फिर CHO। तो आप ये नहीं सोचेंगे ये क्या आ गया, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। ऐसे नहीं होता है कि हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन। नो, ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है। इसको आप ये भी कह सकते हो क्या, CH2O, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये याद रखना है। आप देखेंगे NCERT में 10 जगह लिखा होगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका IUPAC नाम जो है वो होता है मेथेनेल, जो कि आपको पहले ही बता चुका हूं मैं IUPAC में। यस, इसका कॉमन नेम है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड, CH3COOH क्या है, एसिटेल्डिहाइड है। ये इसका कॉमन नेम है। एग्जाम में क्वेश्चन इस नाम से आता है। यहाँ बेंजीन वाले पर CHO है, इसका नाम होता है बेंजएल्डिहाइड। इस चैप्टर में 10-20 बार लिखा हुआ मिलेगा आपको एसिटेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये सब समझिए। तो ये जो नाम बता रहा हूँ इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को IUPAC नाम तो पहले से ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो आप कीटोन श्रेणी में देखो, यह है एसीटोन। एसीटोन आजकल एसीटोन घर घर का देवता बन गया भाई, ये घर घर मिलने लगा है आजकल। सर घर घर में, हाँ, आपने नेल पॉलिश को देखा होगा, औरतें उसको हटाती हैं फिर दूसरी वाली लगा लेती है। तो हटाने के लिए जिस लिक्विड का वो यूज़ कर रही होती है वो एसीटोन होता है, जिसको थिनर वगैरह कुछ भी बोलते हो, पर वो एसीटोन होता है। हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से वो एसीटोन है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपने पास ये एसीटोन होता है। एग्जाम में ऐसे लिखा हो तो घबराना मत, CH3COCH3। आप देखेंगे ये क्या आ गया साहब, अरे भाई आपको संरचना बनानी आनी चाहिए, ये एसीटोन ही है। ठीक है, अगर अपने पास ऐसा है, ये कीटोन है, इसको आप कह सकते हैं कॉमन नेम एसीटो फिनॉन। क्या कहेंगे आप इसको, एसीटोफिनॉन। अगर यहां दोनों तरफ बेंजीन वाला है, इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनॉन। अब बेंजोफिनॉन बन रहा है तो बन रहा है, ये आपको याद रखना है। बेंजोफिनॉन, ठीक है। तो ये एसिटोफिनॉन और ये बेंजोफिनॉन, ठीक है कि नहीं।
आशीष जी को दे दो। ये एसिटोफिनॉल और ये क्या है, बेंजोफिनॉल। तो इस तरीके से मेरे पास ये जो है एल्डिहाइड हैं, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, इसको एसिटाल्डिहाइड, ये बेंजोल्डिहाइड, ये एसीटोन, एसिटोफिनॉल, ये बेंजोफिनॉल, ये सारे एल्डिहाइड थे, वो अपने पास कीटोन आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम देखो आप, जो अपने ज़्यादा काम में आने वाला है। यस, ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है। क्या है, फॉर्मिक एसिड। इधर देखो आप, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन कॉमन नेम के जो यूज़ हैं, जो उपयोग हैं, वो उनकी भरमार है। चैप्टर में हर कहीं यूज़ हो जाता है फॉर्मिक एसिड, हर कहीं एसिटिक एसिड। इनके बिना आप इस चैप्टर को नहीं चला सकते, इसलिए थोड़ा सा इनको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए आप, ये बेंजीन है COOH, तो इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड है वो IUPAC का स्वीकार्य IUPAC नाम भी है। अगर IUPAC में कहें तो इसको बेंजोइक एसिड कह सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? यस, आगे चलो भाई। तो ये मेरे पास क्या आ गए भाई, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सामान्य नाम। IUPAC वाले जो नाम थे, IUPAC वाले, वो मैंने आपको IUPAC में अच्छे से बता दिया है। तो आप इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। समझ गए? यस। अब आगे चलते हैं। अब एक टर्म और आती है, अम्ल उत्पन्न। एल्डिहाइड पहचान गए, कीटोन पहचान गए, कार्बोक्सिलिक एसिड पहचान गए, सामान्य नाम आप बना ही लोगे। इसके बाद अपने पास अम्ल उत्पन्न एक शब्द और आता है, वो क्या है बताता हूं। अम्ल उत्पन्न, इंग्लिश में कहते हैं इसको एसिड, और व्युत्पन्न मतलब उससे बने हुए, डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव, देखो तो एसिड डेरिवेटिव क्या है, अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ OH हट के अगर OR आ जाता है, OR आ जाता है तो इसको एस्टर कहा जाता है। यस, अगर यहाँ CO OCO R आ जाए ऐसा, तो इसको कहा जाता है एनहाइड्राइड। यस, इन यौगिकों को कहा जाएगा एनहाइड्राइड। ये क्रियात्मक समूह होता है एनहाइड्राइड, ये क्रियात्मक समूह गया एस्टर। बिल्कुल, अगर OH हटके यहाँ आता है X, तो इसको कहा जाता है एसिड हैलाइड। क्या कहा जाता है बच्चों? एसिड हैलाइड। अगर यहां NH2 आ रहा है, यह NH2 आ रहा है, तो ये बनता है एमाइड। इन चारों को
एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। इलेवेंथ वाले बच्चों, आपको B1 बैच में बताया भी था मैंने एसिड डेरिवेटिव के बारे में कि एसिड डेरिवेटिव 4 हैं नोमेनक्लेचर वाले में। जो क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद में ये चारों ही आते हैं भाई। अगर आपको याद हो तो क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी में कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद में ये चारों आते हैं। कौन कौन? एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड एंड एमाइड। तो ये जो 4 हैं वो हैं अम्ल के व्युत्पन्न। अम्ल के व्युत्पन्न एसिड डेरिवेटिव। तो कहीं एसिड डेरिवेटिव की बात करें, आपसे पूछे बताओ एसिड डेरिवेटिव कितने, तो एसिड डेरिवेटिव होते हैं 4, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड एंड एमाइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ चैप्टर का चल रहा है। विदाउट इंट्रोडक्शन कुछ ही नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं और आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, डॉक्टर ये साहब नया समझ में, तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हुआ है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्डिहाइड कीटोन की। यस, तो एल्डिहाइड कीटोन में जो कॉमन है वो है कार्बोनिल। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोगों ने कार्बोनिल यौगिक कहा था। एसिड के डेरिवेटिव कितने? 4। कौन कौन से? एसिड, हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर एंड एमाइड। यस, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इन दोनों में। देखो एल्डिहाइड में क्या था? COH ऐसा था, इसमें था CO ऐसे था, ये RR, तो ये कीटोन था, ये एल्डिहाइड था। दोनों में C डबल बॉन्ड O समूह होता है और C डबल बॉन्ड O इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो हमारे को इस कार्बोनिल समूह की संरचना पढ़नी है, तो अब हेडिंग लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह क्या है बच्चों? C डबल बॉन्ड O। यस, अगर C डबल बॉन्ड O की बात करें ऐसे होता है, ठीक है। इस C डबल बॉन्ड O में जो कार्बन है इसका संकरण होता है sp2। वैसे आप लोगों को आता है संकरण, क्योंकि संकरण आप लोगों ने कक्षा 11 के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। यहां अपने को कार्बन का संकरण पहचानना है। मैं कार्बन के बारे में बताऊंगा कि कैसे। कार्बन के साथ में चारों सिग्मा बंध हैं, तो इसका संकरण होगा sp3, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 संकरित कक्षक है। 1 2 3 4 संकरित कक्षक हैं, संकरण हो गया sp3। अगर कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है, तो यह जो पाइबंध है, पाइबंध तो असंकरित कक्षक से बनता है, जबकि ये वाले जो सिग्मा बंध है वो संकरित कक्षक से बने। तो कक्षक, संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3, यानी संकरण हो गया sp2। ठीक है। इसके बाद देखो आप, यहां अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ में 2 ही सिग्मा बंध हैं, 2 पाई हैं, और संकरण में सिग्मा बंध भाग लिए होंगे, मतलब संकरण से संकरित कक्षक बने हैं जिनसे सिग्मा बंध बने होंगे, तो 2 ही तो बन रहे हैं। 2 बंध संकरण क्या हो गया? sp। अगर एक तरफ डबल बॉन्ड है, दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड है, तो भी इसका संकरण क्या होता है? sp। तो कार्बन का संकरण पहचानना मैंने बता दिया है।
इस कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका संकरण क्या हो गया sp2, इसका संकरण हो गया sp2। कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण क्या हुआ sp2। जब sp2 संकरण होता है तो उसके पास में एक असंकृत p कक्षक बचता है। यस, और इधर क्या है, ये संकृत कक्षक है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, देखो इसका संकरण sp2 है, sp2 है तो 3 संकृत कक्षक हैं। अब 3 संकृत कक्षक कितने कोण पर, 120 पर। बताता हूं, ये कार्बन है, इस पर 120 पर 3 सिग्मा बंध बन जाएंगे। ठीक है, और इनके लंबवत होगा एक असंकृत p कक्षक। अब ऐसे बना नहीं सकते इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। यस, और यहां कौन है, ऑक्सीजन। अब मुझे पता है पाई बंध बनने के लिए यहां पाई बंध है, एक सिग्मा बंध है तो दूसरा क्या है, पाई बंध। देखिए कहीं पर डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो उसमें एक सिग्मा है, क्या है, पाई है। ठीक है, कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई है आप डिफाइन नहीं कर सकते, एक सिग्मा है तो दूसरा पाई है। तो यहां एक सिग्मा है दूसरा पाई है। पाई बंध जो बनता है वो असंकृत p कक्षकों के, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, यहां इनकी पार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। ये पाई बंद हो गया और ये सिग्मा बंद हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह में p कक्षकों के, कार्बोनिल समूह में p कक्षकों के पार्श्विक अतिव्यापन से एक पाई बंध बनता है इस तरीके से। ये सिग्मा बंध है, यह कार्बन है, यह ऑक्सीजन है, यह असंकृत p कक्षक है, यहां भी असंकृत p कक्षक है। ऐसा ये डंबल शेप है, ये भी डंबल शेप है। तो इनके ये डंबल जो है ना पार्श्विक रूप से अतिव्यापित हो जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं और पाईबंद बन जाता है। इसमें ये जो कार्बन ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पर देखो ये p कक्षकों के पार्श्विक अतिव्यापन से इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का एक अब्र ऊपर बन जाता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का अब्र नीचे बन जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे होता है, और इस तरीके से यहां क्या बन जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन अब्र बन जाता है। इस तरीके से कार्बोनिल समूह का आणविक कक्षक चित्रण है जो अपने को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इस तरीके से जो बना हुआ है इसमें ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा होती है। जो इस तरीके C डबल बॉन्ड O बना हुआ है उसमें ऑक्सीजन की विद्युतीयता क्या है, ज़्यादा है, और जिसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। विद्युतीयता क्या है, विद्युतीयता है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। समझ रहे हो, विद्युतीयता है सहसंयोजक बंध के, इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। तो होता क्या है, जो मेरे पास C डबल बॉन्ड O है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। जब ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं और ये कंप्लीट ऑक्सीजन पर ट्रांसफर है, वैसे तो अपन जनरली शिफ्टिंग अगर बताते हैं तो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन पर थोड़ा ऋणावेश, कार्बन पर थोड़ा धनावेश, पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो कार्बन पर माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर गए हैं तो ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस होता है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है,
और ये इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र है। यस, यानी इस सेंटर पर अगर कोई अटैक कर रहा है तो धनावेश को चाहने वाला होगा, मतलब यहां धनावेश को चाहने वाला आएगा, मतलब नाभिक स्नेही आएगा। यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यस, यहां अगर कोई अटैक करने वाला होगा तो कौन होगा? वो नाभिक स्नेही होगा, धनावेश को चाहने वाला होगा, और यहां इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला होगा। यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा और यहां पर नाभिक स्नेही आएगा। अब पहले कौन आएगा वो हम सब मैकेनिज्म में देखेंगे, पर यह आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है। इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र जो होता है उसको लुईस अम्ल कहते हैं, लुईस अम्ल केंद्र हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन धनी है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। तो इसमें दो केंद्र उत्पन्न हो गए, एक लुईस अम्ल की भांति कार्य करने वाला, दूसरा लुईस क्षार की भांति कार्य करने वाला। बात समझ में आ गई क्या? तो ये सब है बच्चों कार्बोनिक समूह की संरचना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बोनिक समूह की संरचना पढ़ ली है, समझ ली है। आप एनसीईआरटी से पढ़ें, यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है। कार्बोनिक समूह की संरचना को समझाइए तो आप समझा देंगे, और कहानी जो आपके पास लिखी हुई है, जो मैंने दे रखी है, वो है साथ में एनसीईआरटी में देखें, अच्छा लगेगा। ठीक है, यस। इसके बाद में अपन आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, और मुद्दा ये होता है कि इनको पहले बनाने की विधियाँ, फिर इनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ। ऐसे ही इनके बनाने की विधियाँ और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, यही तो होता है चैप्टर में। जो भी अपन चैप्टर लेते हैं उनमें दिए गए यौगिकों के बनाने की विधियाँ, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, बनाने की विधियाँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ, समझिए। तो यहाँ अपने को क्या करना है भाई, इनके क्या देखना है, इनके बनाने की विधियाँ। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले इन दोनों को डिस्कस करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। अब बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो बनाने के लिए अपने को कुछ न कुछ यौगिक लेने पड़ेंगे। ठीक है, उनमें कोई ऐसा क्रियात्मक समूह होना चाहिए जो एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाए। एल्कोहल में आई थी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्डिहाइड कीटोन बने थे, याद दिलाएंगे अभी। एल्डिहाइड तथा कीटोन के विरचन की विधियाँ। एल्डिहाइड तथा कीटोन के विरचन की विधियाँ, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। विरचन की विधियाँ मतलब प्रिपरेशन, कि इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, पहली विधि देखो आप, एल्कोहल के ऑक्सीकरण, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किससे बच्चों? एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ये आपके पास एल्कोहल वाले चैप्टर में आ गया था। जिससे पहले वाला चैप्टर देखा था, अध्याय नंबर 11 देखा था, उसमें आई थी रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें आया था एल्कोहल का ऑक्सीकरण। और उस एल्कोहल के ऑक्सीकरण में ऐसे बताया था कि अगर अच्छा ऑक्सीकारक ले लिया, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन भी बन सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, समझ रहे? मैंने आपको अध्याय नंबर 11 में बताया था कि सामान्यतः एल्केन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल बनते हैं,
एल्केन के ऑक्सीकरण से अल्कोहल बनेंगे, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑक्सीकारक पर निर्भर करता है। मैंने उदाहरण इस मार्कर का दिया था, मैंने कहा था ये इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, कहाँ तक जाएगा आप नहीं बता सकते। ये मेरे पावर पर डिपेंड करेगा, मैं कितने पावर से इसको फेंक रहा हूँ। ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं इसको कितने पावर से फेंकता हूँ, आप पर नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, आपको तो ये ध्यान रखना है कि मैं इतने पावर से फेंकता हूँ तो यहाँ तक जाएगा, और इतने पावर से फेंक रहा हूँ तो यहाँ तक जाएगा। तो कुल मिला के जो ऑक्सीकरण का प्रोडक्ट है वो ऑक्सीकारक पर निर्भर करता है। अब अपना उद्देश्य क्या है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के विरेचन की विधियाँ। अपने को एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन रोकना है, इसका आगे का ऑक्सीकरण रोकना है कि एल्डिहाइड कीटोन आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं हो। क्या ऑक्सीकारक लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने लिया था CH3 CH2OH और यहाँ लिया था CrO3। यस, ये ऑक्सीकारक है और ये इसके आगे के ऑक्सीकरण को रोकता है। क्या बना, एल्डिहाइड। यस, 1 डिग्री अल्कोहल क्या बन गया, एल्डिहाइड। यस, अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, वो किसी भी टाइप का होगा यहाँ, और यहाँ आपने लिया है CrO3, तो ये क्या करता है, आगे ऑक्सीकरण को रोकता है। अगर KMnO4 वगैरह लेते तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है इसको। आप प्रोडक्ट बनाओ उससे पहले खुद के दिमाग में लेके आया करो कि क्या बनने वाला है। ये वाला नहीं, ये बात समझ में। तो इस तरीके से ये मेरे पास जो था ये 2 डिग्री अल्कोहल था। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बन गया, कीटोन बन गया। किसने बनाया, ये CrO3 ने। यह बहुत ही अच्छा रिएजेंट था, PCC, याद आ गया होगा, PCC द्वारा, PCC द्वारा ऑक्सीकरण। और PCC द्वारा ऑक्सीकरण किसका कर रहे थे आप लोग, PCC द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे थे आप 1 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का। यस, PCC का पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका पूरा नाम होता है, पहले भी लिखा था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये बताया था कि इसका संगठन, इसका सूत्र ये होता है, ये पिरिडीन, और यहाँ H ला के बना दिया पिरिडीनियम, CrO3Cl-, ये हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यस, ये एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन रोकता है, उसका आगे ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। यस, उदाहरण देखिए आप, यहां PCC दिया हुआ है। यस, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, PCC लिख दिया। ये दिया हुआ है CH3 और एरो पर क्या लिखा हुआ है, PCC। PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखो, इसके ऑक्सीकरण से अपने को पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए, पर PCC को कार्बोक्सिलिक एसिड पसंद नहीं है, ये एल्डिहाइड तक ऑक्सीकरण करेगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड। आपको ये बताया था कि PCC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीकरण नहीं करेगा,
कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनका ऑक्सीकरण नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो आप, ये बन गया। यानी ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अप्रभावित रहा। पीसीसी है 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल था। यस, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल अब किस में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन में हो जाएगा, CH3 CH2 COCH3। यस, समझ में आ गया होगा। पीसीसी का काम होता है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को क्रम से एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीकृत करना। तो ये पहली विधि थी क्या, एल्डिहाइड कीटोन के विरचन की, एल्डिहाइड कीटोन के विरचन की पहली विधि थी, जो अध्याय नंबर 11 में भी हम लोग पढ़ लिए थे। वहाँ थी एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, वहाँ एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, और यहाँ हुई एल्डिहाइड कीटोन के विरचन की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। एक की रिएक्शन 2 चैप्टर में आ जाती है, एक की तो रासायनिक अभिक्रिया और दूसरे की बनाने की अभिक्रिया। यस, ऐसा बहुत बार होगा, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ें, दोबारा वो कहाँ पर आ रही है ध्यान रखें, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन और आने वाली है, दूसरी जो अभिक्रिया आ रही है वो है एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, जो कि आ चुका है, लेकिन फिर भी अपन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं आप लोगों के लिए। दूसरी बनाने की विधि है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। बच्चों ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पीसीसी भी अपने आप में इम्पोर्टेंट था, ये कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। ये रिएक्शन आई हुई है, और आपको ये बताया था कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, यस, वहाँ CH3 CH2 लिया था, और अगर यहाँ कॉपर लिया जाता है और 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया जाता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ से चली जाती है। यस, ये हुआ है विहाइड्रोजनीकरण। और विहाइड्रोजनीकरण अपने आप में एक ऑक्सीकरण भी है, क्योंकि हाइड्रोजन का हटना जो है वो क्या है, ऑक्सीकरण है। और ये किसने किया है, ये कॉपर ने किया है। तो होता क्या है, जब 1 डिग्री अल्कोहल, जब 1 डिग्री अल्कोहल के वाष्प बनी जाएगी टेम्परेचर पर, रक्त तप्त कॉपर, बिल्कुल रक्त जैसे लाल कॉपर पर से भेजा जाता है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाती है, एक यहाँ से एक यहाँ से, और ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। यस, अगर अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है, जैसे यूं दे रखा है, यस, और यहाँ आपने ले लिया कॉपर, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगी दोनों हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा R⁻⁴ हाइड्रोजन चली गई। इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। यस, क्या कहते हैं इसको, विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। ये था 2 डिग्री अल्कोहल की कहानी।
अगर बात करें अपन 3 डिग्री एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल में अधिक स्थायी एल्कीन बनने वाली है। ये मेरे पास 3 डिग्री एल्कोहल है। इस 3 डिग्री एल्कोहल के वाष्प को रक्त कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भेजा जाता है। जब इधर से भेजते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से OH और यहाँ से एक H, ये चले जाते हैं। यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में हटा है H2। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है निर्जलीकरण। यस, क्या हुआ है, निर्जलीकरण हुआ है। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को अपन कॉपर पर से प्रवाहित किए जाते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है और 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनती है, एल्कीन। इन दोनों में जो है विहाइड्रोजनीकरण हुआ है, इसमें निर्जलीकरण हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया लैंग्वेज में, जब एथेनॉल की वाष्प को रक्त कॉपर पर से प्रवाहित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या होगा, तो प्राप्त होने वाला क्या होगा, एथेनॉल की वाष्प को किस पर से प्रवाहित करते हैं, रक्त कॉपर पर से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी। CH3CH डबल बॉन्ड O, एसिटैल्डिहाइड बन गया, साथ में हाइड्रोजन निकल गई, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या चल रहा था, हमारे पास चल रहा था एल्डिहाइड तथा कीटोन के विरेचन की विधियां। ठीक है, इस लेक्चर को अपन यही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे लेंगे, एल्डिहाइड तथा कीटोन के विरेचन की विधियां, जिसमें अभिक्रिया नंबर 3 आएगी। ठीक है बच्चों, तो आज का ये लेक्चर यही फिनिश होता है। धन्यवाद।